हे गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो एसएससी जीडी के लिए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है टॉप 1000 क्वेश्चंस की, तो उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसके पहले काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम डेली के मॉक टेस्ट लेके आते रहते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के हर एक सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाए हैं, और कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, जो आपके सिर्फ एसएससी जीडी के लिए टारगेट हमने करा हुआ है इन क्वेश्चन को। तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए, आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको अलग से वीडियो में भी बताया था कि आपको जीके के लिए आपको जो हम करवा रहे हैं वो बस करते रहिए, आपको इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बाकी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यहाँ पे पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो ए न्यू दिल्ली, बी कर्नाटका, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको क्या करना है यार, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसके बाद आपको आंसर कमेंट में कर देना है। इससे क्या होगा, आपको भी पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और हमें भी पता लग जाएगा कि बच्चे जो है वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो ऐसे ही करना है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ उसके बाद आपको कमेंट में आंसर कर देना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, न्यू दिल्ली में। और ये सेशन कब हुआ था, ये इसकी डेट है 24 जनवरी 1950 में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला जो है सेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 24 जनवरी 1950 को ये पहला सेशन हुआ था और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट। कौन सा प्लैनेट है जो रेडिश दिखाई देता है रात के समय में? ए यूपिटर, बी मार्स, सी सैटर्न या डी मरकरी। जल्दी से इसका भी कमेंट करके आंसर बता दो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो बी पार्ट रहेगा, मार्स। मार्स जो प्लैनेट है वो क्या आता है, रेडिश दिखता है किसके टाइम पे, रात के समय में। बात कर लेते हैं यूपिटर के बारे में। यूपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का आपका। तो ये भी आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा सोलर सिस्टम का, वो यूपिटर है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जो आपका मरकरी आ जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कोई पूछ ले वो कौन सा है, सैटर्न। सॉरी मैंने मरकरी बोल दिया, सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। मरकरी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। मरकरी जो है वो प्लैनेट सबसे क्लोजेस्ट टू द सन है। जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से वो कौन सा है, मरकरी। तो चलिए यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अल्फा क्रिटेन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से अल्फा क्रिटेन प्रोटीन किन में प्रेजेंट होता है? ए हेयर में, बी स्किन में, सी वुल में या डी ऑल ऑफ द अबव, वुल ऑफ द मैमल्स। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा। ए अल्फा क्रिटेन प्रोटीन यहाँ पे इन सब में, हेयर में भी प्रेजेंट होता है, स्किन में भी प्रेजेंट होता है, वुल ऑफ द मैमल्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा, ऑल द अबव। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक। कौन से बैंक को बैंकर ऑफ द बैंक बोलते हैं? इसका जो आंसर है वो रिजर्व बैंक आ जाएगा। रिजर्व बैंक को यहाँ पे बैंकर ऑफ बैंक्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल बैंक है। सबको सारे बैंक जो इसके अंडर आते हैं, पूरा जो फाइनेंस का काम होता है बैंकों का वो इसके अंडर आता है, सारा काम इसको अंडर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं। इसकी बात कर लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किस एक्ट के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? वो हुई थी आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो यार जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसके रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको, जितनी भी वो क्या करना है, आपको नोटबुक लेनी है और उसके नोट्स भी बना लेने हैं। क्योंकि आजकल के एग्जाम का लेवल यार इतना बढ़ गया है कि आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसके रिलेटेड जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कंसेप्ट होता है मेन, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। पहले क्या होता था कि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाते थे कि इतना मैं पढ़ लूँगा तो इतना छोड़ दूंगा, पेपर पास हो जाएगा, कि पेपर में मेरिट के अंदर आ जाऊँगा। लेकिन यार आज वो टाइम नहीं रहा। आज ये टाइम आ चुका है कि आप जितना भी पढ़े वो कम ही है, क्योंकि आजकल का मेरिट बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये छोड़ दे तो ये आप ये पढ़ ले तो आप पास हो जाएंगे। आपको क्या कर पूरा यहाँ पे पढ़ के जाना है। जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ, उसको भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, या फिर नोट्स बना लीजिए। सबसे अच्छा होता है कि नोट्स आप बना लें। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व बैंक यहाँ पे बैंकर ऑफ द बैंक है, और इसकी जो है 1935 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कौन से एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? वो हुई थी आपकी आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो रिजर्व बैंक के आने से पहले यहाँ पे इम्पीरियल बैंक ऑफ जो इंडिया था वही क्या करता था, एज अ रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक का काम करता था। कब से पहले? 1934 से पहले जब रिजर्व बैंक नहीं था तो कौन सा बैंक था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो याद रख लेना कि जो रिजर्व बैंक से के आने से पहले कौन सा बैंक था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एज अ सेंट्रल बैंक का काम करता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी जितने भी बैंक थे इन्होंने बोला कि एक सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए कि जिसके निगरानी के अंडर सारे काम कर सकें।
इसलिए इन्होंने क्या आरबीआई को लाया एज आरबीआई एक्ट 1935 के तहत, और आरबीआई बैंक को क्या कर दिया, सेंट्रल बैंक यहाँ पे घोषित कर दिया। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो क्या था, बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बे और बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर जो बनाया था वो क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उसी का नाम बाद में चेंज करके क्या रखा था यहाँ पे, एसबीआई यहाँ पे रखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए यार बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। ये माई म्यूजिक माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है इन चारों में से? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बता दो। तो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, रविशंकर की जो है जो ऑटोबायोग्राफी कौन सी, माई म्यूजिक माई लाइफ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कृष्णदेव राया रोड अ फेमस वर्क नेम द मुक्तामलाइडा इन विच लैंग्वेज? ए तेलुगु, बी मलयालम, सी हिंदी या डी इंग्लिश? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका तेलुगु रहेगा। कृष्णदेव राया रोड जो फेमस इन्होंने वर्क लिखा था वो कहाँ पे लिखा था, मुक्तामलाइडा, किस लैंग्वेज में लिखा था, तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने लिखा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ द ओजोन? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट करके मेरे को आंसर बता दीजिए। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है ये आपके साइंस के लेक्चर में। आप चाहे तो यहाँ पे लेक्चर में जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके साइंस के लेक्चर लगा सकते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहता है, O3 जो इसका केमिकल फार्मूला है। O2 किसका है, ऑक्सीजन का। कोई केमिकल फार्मूला हम पूछ ले वो है O2 ऑक्सीजन का। और H2O किसका है, वाटर का। ये तो सभी को पता ही है, मैक्सिमम बच्चों को सबको पता होना चाहिए इसका। वाटर का जो केमिकल फार्मूला वो क्या है, H2 होएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ। फगली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फेस्टिवल के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, तो इसको भी आपको जो मैं बताऊंगा इसका आंसर या फिर इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत तो आपको वो रख लेना याद, क्योंकि फेस्टिवल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में देखने को आपको मिल जाते हैं। कोई भी पेपर हो, कोई स्टेट का हो या फिर एसएससी का हो, तो किसी में भी आपको जो फेस्टिवल के रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये फगली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेयर इज द स्पित थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड? स्पित थर्मल प्लांट कौन से कहाँ पर लोकेटेड है? इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट मेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेट डॉग मैंडेटरी? कौन सी गवर्नमेंट ने जो पेट डॉग है, जो यानी कि लोग घर पे पालतू कुत्ते रखते हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दी है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दी है। तो हरियाणा में अगर आपको आज के बाद कोई कुत्ता रखना होगा घर पे पालतू, तो आपको क्या करना होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपको 5,000 तक का जुर्माना हो जाएगा। ये भी इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है कि 5,000 तक का यहाँ पे जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट अफेयर में आता है, ये भी करंट है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके रिलेटेड हो सकते हैं। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? यानी जो इंटरनेशनल इंटरनेट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए 29 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 21 नवंबर और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, 29 अक्टूबर को यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 नवंबर को क्या किया जाता है, 21 नवंबर को यहाँ पे इंटरनेशनल टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे, टेलीविज़न डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यार अगर आप डेली के करंट अफेयर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर आपके लिए लेके आ जाते हैं। डेली की जो भी करंट अफेयर हम ला सकते हैं वो हम एक पोस्ट के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के द्वारा वहाँ पे लाते हैं, और जिससे आपको बच्चों को क्या लर्न हो जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे, ये भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि ये करंट अफेयर में। और 21 नवंबर को जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड टेलीविज़न डे, वो भी मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बताया हुआ है। अब जाके इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जाके आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पीएम नरेंद्र मोदी इनागोरेट द ओयो एकता हाउस इन विच स्टेट या यूटी? ये भी यहाँ पे करंट अफेयर है, ये अभी फिलहाल थोड़े दिनों में हुआ। ओयो एकता हाउस कौन सी स्टेट में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, गुजरात। एक्चुअली ओयो एकता हाउस क्या है, जैसे ओयो रूम्स होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं होटल, कहीं हम घूमने जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो हम ओयो रूम्स में रहते हैं। तो यहाँ पे ओयो एकता हाउस एक बोट है, बोट इन्होंने लॉन्च की है कहाँ पर, गुजरात में। यहाँ पर पूरा ऐसे बोट में पूरा मतलब घर जैसा माहौल होगा, आपको वाईफाई देखने को मिल जाएगा, आपको बीच में रूम देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे रह सकते हैं जाके, यानी जो ट्रैवल करने जाते हैं उनके लिए। और उनके लिए यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ओयो एकता हाउस। कहाँ पे किया है, गुजरात में किया है।
तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्पोर्ट्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन वॉलीबॉल हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इन द अपोजिट टीम्स। यानी जो वॉलीबॉल गेम है उसमें एक एक टीम में कितने कितने प्लेयर होते हैं। इसका जो आंसर है वो 6 आ जाएगा आपका। 6 प्लेयर होते हैं। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं जब ऑन ग्राउंड जब खेल रहे होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यूपी बॉर्डर इज टच्ड विद हाउ मैनी यूटी से। जो यूपी का बॉर्डर है वो कितनी यूटी के साथ, कितनी यूनियन टेरिटरीज के साथ यहाँ पे टच होता है। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा। एक यूटी के साथ ही खाली इसका बॉर्डर टच होता है। वो कौन सी, दिल्ली के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। कोई पूछ ले कि कितनी स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर टच होता है यूपी का, वो आ जाएगा 8 स्टेट के साथ यहाँ पे यूपी का बॉर्डर जो है टच होता है। याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी यहाँ पे पेपर में आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आ रहे हैं यूपी से यहाँ से। तो यूपी के जो स्टेट है उसका एक यूटी के साथ बॉर्डर टच होता है और 8 स्टेट्स के साथ टच होता है। तो टोटल कितना हो गया, 1 और 8 9 टोटल स्टेट और यूटी को मिला के 9 अपने पड़ोसी यहाँ पे स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत इज़ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। जो संस्कृत है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी स्टेट की है। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, उत्तराखंड। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने यहाँ पे आज की वीडियो में सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड। तो जैसे कि हमने ये टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।